हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट क्लास में। तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, टाइम हो गया है। आज भी थोड़ा हम लेट आए हैं, 15 मिनट। 7 बजे से क्लास होनी चाहिए, लेकिन 7:15 पे हो रही है। कल की क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, शायद आपने नोटिस ना किया हो। कल की क्लास में आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही होगी। किसी ने नोटिस किया था? कहा किसी ने नहीं? और आज शायद आपको आवाज़ कल से बेहतर मिल रही हो। सही आ रही है आवाज़? कल की क्लास में आवाज़ थोड़ा सा स्लो हो गई थी और आज उसको बेहतर हमने करी है। उम्मीद है कि आज आपको आवाज़ बेहतर स्पष्ट मिल रही होगी। चलो भाई, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। गुड इवनिंग सभी का, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जल्दी से आ जाओ और आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट हो, क्योंकि आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। कहीं भी हो, सारा काम छोड़ के आ जाइए फटाफट। और जो लोग आ गए हैं उनका स्वागत है, और वो लोग जल्दी से शेयर कर दें क्लास को, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। चलो भाई, जल्दी से शेयर करो क्लास को, शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास अटेंड कर लें, जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। चलो भाई, शेयर करो फटाफट। आज की क्लास बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ, इधर लिखे हैं महत्वपूर्ण, ये जो लिखे हैं आपको अभिक्रियाएं ही हैं सारी लगभग। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है, और ये चैप्टर अब लास्ट है। आज ये समाप्त होने के कगार पे है। ये सारी अभिक्रियाएं पढ़ लेंगे और फिर एक क्लास में हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो ये कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो क्या क्या पढ़ना है आज? ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, बहुलीकरण, एस्टरीकरण, वुड्स अभिक्रिया, ओजोनीकरण और साबुनीकरण अभी कल ही आपने पढ़ा है। हेलोफॉर्म और स्मिट अभिक्रिया, और लास्ट में है मार्कोनी-काफ का नियम। तो ये सारी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगी, चाहे रिएक्शन पूछा जाए। केवल रिएक्शन कभी कभी पूछा जाता है, और समीकरण केवल कभी कभी पूछे जाते हैं। अभिक्रिया पूरी ना पूछ के केवल समीकरण पूछा जाता है। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। आ जाओ सभी लोग। तो शुरुआत करेंगे किससे? योगात्मक अभिक्रिया से। ठीक, पहली अभिक्रिया है योगात्मक। ये सारी अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक की हैं, सबके उदाहरण ऑर्गेनिक वाले ही हम लोग पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया नाम से क्लियर है, जिसमें योग हो रहा हो।
योगात्मक अभिक्रिया जिसमें योग हो रहा हो, ये मतलब कोई दो यौगिक या दो से ज़्यादा आपस में जुड़ जाएं और एक नया यौगिक बना ले, तो बस बहुत सिंपल है ये अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर यौगिक आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल, सबसे आसान। आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा है योगात्मक अभिक्रिया, और यहाँ ऑर्गेनिक में भी हम लोग योगात्मक अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। तो या दो से अधिक, कम से कम दो लोग होंगे तभी आपस में जुड़ेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। लैंग्वेज भी थोड़ा आसान ही हम रख रहे हैं जिससे कि आपको ये लैंग्वेज हमेशा याद रहे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान भाषा में हम कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इससे आसान लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से। ये एथिलीन है और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक, एथिलीन मतलब डबल बॉन्ड वाला यौगिक, और ये भी याद रखना ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अभी आपको याद आएगा। एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, वो भी टेम्परेचर होगा लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 250 भी लिख सकते हो। निकिल की उपस्थिति में क्या बनेगा? अब देखो, कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो आपको पता होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी अभिक्रिया होती है? योगात्मक अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक अभिक्रिया होती। कैसे? देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, टूट गया। अब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन और ये एक बॉन्ड, यानी कि 3 लोग जुड़े हैं। अब आसानी से इसमें एक जगह खाली हो गई, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बन गया एथेन। एथिलीन से एथेन प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये है योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण। एथिलीन की अभिक्रिया किससे? हाइड्रोजन से कराएंगे निकिल की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमें एथेन प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो देखो, एक यौगिक ये है और एक ये है, ये दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में मिल गए और एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, योगात्मक अभिक्रिया किसमें होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ये भी आप याद रखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक अभिक्रिया होती है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन। अभी जब प्रतिस्थापन आएगा तो उसमें उदाहरण लेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक, जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब देखो, ये अभिक्रिया योगात्मक है। ठीक, अगर योगात्मक अभिक्रिया पूछा गया तो आपको यही लैंग्वेज लिखनी है और ये उदाहरण लिखना है। और अगर ये पूछा गया
कि एथिलीन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो भी आपको यही लिखना है। एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर एथेन प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा गया कि क्या होता है जब एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो आपको यह लिखना है। या फिर ये पूछ लिया गया कि एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो भी आपको यही अभिक्रिया लिखनी है। समझ में आ गया? तो ये है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया पे, प्रतिस्थापन। देखो, योगात्मक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, प्रतिस्थापन जो होगी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगी। ठीक, चलो भाई, समझ में आ गया। अब बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया हुई है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। दूसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा है पहले से। धातु और अधातु वाले चैप्टर में आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी कि जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई भी अणु से एक या एक से अधिक परमाणु किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाए। किसी पदार्थ के अणु से, किसी पदार्थ के अणु से, किसी पदार्थ के अणु से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक परमाणु, एक भी हट सकता है, एक से ज्यादा भी हट सकते हैं। एक या एक से अधिक परमाणु किसी दूसरे परमाणु द्वारा, किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, यानी अलग हट जाए, प्रतिस्थापित हो या हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन, अभी उदाहरण से आपको समझ में आएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी पदार्थ के अणु से एक या एक से अधिक परमाणु किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और आपको पता होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। किसमें होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। तो देखो, इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा मेथेन की अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मेथेन मतलब CH4। कार्बन की संयोजकता होती है 4, चारों लोग यहाँ पे जुड़े हैं। इसका मतलब यहाँ कार्बन के पास कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ चमक लग रही है तो अलग लिख दें। थोड़ा अलग करें जरा, ठीक, यहाँ पे करें। ये है मेथेन। अब दिख रहा है सही? मेथेन की अभिक्रिया कराएंगे किससे? क्लोरीन से। मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से, और वो भी
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी किसकी? मेथेन की। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब देखो मेथेन क्या है? मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? प्रतिस्थापन, क्योंकि इसमें जगह खाली नहीं है तो हटाना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को। अगर कोई इनसे जुड़ना भी चाहे तो इसमें से किसी न किसी परमाणु को हटाना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, जब किसी पदार्थ के अणु से, ये मान लो एक पदार्थ है, ठीक, इसका एक अणु है, मेथेन का एक अणु है, एक या एक से अधिक परमाणु। अब इनमें से हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इनमें से एक परमाणु हाइड्रोजन का या एक से ज़्यादा परमाणु किससे? किसी दूसरे परमाणु के द्वारा, मतलब क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर ले। बात समझ में आई? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा? देखो मेथेन, 4 लोग जुड़ने चाहिए, 4 लोग जुड़े हैं, जगह खाली है नहीं, तो अभिक्रिया कैसे होगी? कार्बन की संयोजकता 4, 4 लोग जुड़े होने चाहिए, चारों यहाँ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अब अगर क्लोरीन जुड़ना भी चाहे तो नहीं जुड़ सकता है, तो क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ से चला गया यहाँ। अब ये जगह खाली हुई, एक हाइड्रोजन का परमाणु हटा, किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन ने इसको हटा दिया यहाँ से और खुद आके अब जुड़ जाएगा। तो एक यहाँ से हट गया, यहाँ जुड़ गया आके, एक क्लोरीन बचा, ये क्लोरीन जो हाइड्रोजन अलग हटा उससे जुड़ जाएगा, बना लेगा HCl। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये, एक क्लोरीन जुड़ गया, हाइड्रोजन हट गया और उससे जुड़ गया दूसरा क्लोरीन, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा, एक क्लोरीन जुड़ा और प्लस HCl। अब ये बन जाएगा आपका मोनोक्लोरोमेथेन। क्या बनेगा? मोनोक्लोरो। एक के लिए मोनो का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं और 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग। यहाँ कितने क्लोरीन है? 1, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लोरोमीथेन। यही अभिक्रिया भी और एक बार होगी, अभी यह अभिक्रिया होती रहेगी। फिर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से, फिर वही कंडीशन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब क्या होगा? अब इसका दूसरा हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित होगा, एक हाइड्रोजन और हटेगा, मान लो ये ऊपर वाला हट गया, ठीक, तो अब बन जाएगा, यहाँ भी Cl आ गया, यहाँ तो Cl पहले से ही था, फिर HCl बन जाएगा। समझ में आया? इसका नाम हो जाएगा, 2 क्लोरीन है मतलब डाइक्लोरोमेथेन। पहले वाले का मोनोक्लोरोमेथेन, दूसरे वाले का डाइक्लोरोमेथेन। यह अभिक्रिया एक बार और होगी। अभी यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, अभी ये 2 हाइड्रोजन बाकी हैं। क्लोरीन से वही कंडीशन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन और हटेगा यहाँ से, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, अब यहाँ भी क्लोरीन प्लस HCl, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन, 3 क्लोरीन जुड़ गए और यही है आपका क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? ये वाला जो बन गया CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म याद कर लो, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक। तो एक अभिक्रिया भी और होगी, इसके बाद ये यहीं खत्म नहीं होगी, एक बार और भी। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म, ठीक। CH, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन, ठीक। अभी यहाँ H है, अभी ये वाला हाइड्रोजन भी हटेगा, प्लस क्लोरीन, वही कंडीशन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये चारों क्लोरीन, ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन, क्लोरीन है क्लोरीन,
प्लस HCl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन है, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये अभिक्रिया अब जाके समाप्त होगी। समझ में आ गया। तो ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ के अणु से, जब किसी पदार्थ के अणु से एक या एक से अधिक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। समझ में आ गया। मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। अब ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो ये आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तो सही चल रहा है, आप चेक कर लो नेटवर्क आपके यहाँ सही हो। हाँ, ये ऐसे भी पूछा सकता है कि क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो भी आपको ये चारों रिएक्शन बतानी है। ठीक। और प्रतिस्थापन का तो बढ़िया उदाहरण ये है ही। ठीक। चलो भाई, ये समझ में आ गया। तो योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ गई, प्रतिस्थापन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है बहुलीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो जल्दी से करो। बहुलीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। बहुलीकरण, बहुलीकरण ये जितने भी यहाँ पे लिखी हैं अभिक्रियाएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार नहीं, कई कई बार ये पूछी गई हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक। योगात्मक हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, अब बहुलीकरण। नाम से ही आपको अंदाजा लगा लेना है कि अभिक्रिया का मतलब क्या है। बहुलीकरण अगली अभिक्रिया है नंबर 3 पे। बहुलीकरण। ठीक। बहुलीकरण नाम से ही कुछ लग रहा है बहुत सारा करना, है ना। बहुलीकरण यानी बहुत, बहुत का मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे। अब इसमें खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी अभिक्रिया होगी वो एक ही यौगिक के अणुओं के बीच में होगी। ठीक। मतलब एक ही यौगिक होगा, उसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर लें। जैसे मान लो ये छोटे छोटे अणु हैं एक ही यौगिक के, ये सब एक ही यौगिक के अणु हैं। ठीक। बहुत सारे अणु ये आपस में जुड़ जाएं तो एक बड़े अणु का निर्माण कर लें, तो ये कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा, बहुलक। और ये अभिक्रिया कहलाएगी बहुलीकरण। समझ में आया। जब एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। एक ही यौगिक होगा, उसके ही अणु होंगे और बहुत सारे अणु होंगे, अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक।
तो जो बनेगा वो बनेगा पॉलीमर यानी बहुलक, और अभिक्रिया कहलाएगी पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण। लैंग्वेज इसकी बहुत आसान। जब एक ही यौगिक के, दूसरा यौगिक कोई नहीं होगा, एक यौगिक होगा, उसी के सारे अणु मिलेंगे। जब एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु, एक या एक से अधिक लिख सकते हो या बहुत सारे भी लिख सकते हो, कि बहुत सारे अणु, एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु आपस में संयुक्त होकर या आपस में जुड़कर, और आसान लैंग्वेज कर दें। लैंग्वेज आपकी बहुत इजी होनी चाहिए। जब एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक विशाल यानी बड़े अणु का, एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। इससे आसान लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। जब एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक विशाल यानी कि बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया, साथ में चाहो तो आप नोट भी करते रहो क्योंकि ये लैंग्वेज आपको फिर नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? अभी उदाहरण देंगे तो और समझ में आएगा। जब एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु, एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े यानी कि विशाल अणु का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो उदाहरण के लिए हम लेंगे एथिलीन। एथिलीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन का एक अणु है। क्या है? एथिलीन का एक अणु। कितने अणु चाहिए एथिलीन के? बहुत सारे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे n से। n का मतलब बहुत सारे नंबर। n यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे होंगे अणु। अब n को मान लो कि ये n लगभग 1000 के आसपास, 1000 से ज़्यादा समझ लो। कितने अणु हमने ले लिए? बहुत सारे अणु। n क्या डिनोट कर रहा है कि ये नंबर, एथिलीन के बहुत सारे अणु, ठीक, आपस में जुड़कर इनकी कंडीशन फिर क्या होगी? यहाँ पे कौन सी कंडीशन पे? उच्च ताप एवं दाब पर। उच्च ताप एवं दाब, हाई टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? एथिलीन के बहुत सारे अणु उच्च ताप और दाब पर आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? पॉलीएथिलीन। अब ये देखो एक चेन आपको दिख रही है, इधर देखो CH2 बॉन्ड बीच का टूटा, CH2 इधर देखो चेन है, इधर मतलब यौगिक इसमें भी अणु जुड़े हैं, और इधर भी डैश लगा हुआ है चेन, इसका मतलब इधर भी जुड़े हैं। कहाँ तक? N तक, ठीक। तो ये हो गया एथिलीन। एथिलीन का ये एक अणु है, यहाँ N से मल्टीप्लाई है मतलब बहुत सारे, और ये हो गया पॉलीएथिलीन। पॉली मतलब बहुत सारे, जिसे पॉलीथीन भी कहते हैं। तो एथिलीन उच्च ताप एवं दाब पर क्या करती है? पॉलीएथिलीन बनाती है। समझ में आ गया? एथिलीन के बहुत सारे अणु उच्च ताप और दाब पर आपस में जुड़कर पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, और यही अभिक्रिया
क्या कहलाती है? बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसका एक और उदाहरण आपको बता दें, एसेटिलीन, सी क्या होता है इसका? C2H2, C2H2, ये क्या है? एसिटिलीन, सॉरी 6 लिख गया, C2H2, ये क्या है? एसिटिलीन, C2H2। इसका अगर संरचना बनाएंगे तो ये होगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन है डबल बॉन्ड, और ये एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन के हम 3 अणु लेंगे, कितने? 3, और इनको प्रवाहित करेंगे हम रक्त तप्त नली में, रक्त तप्त नली में। तो क्या बनेगा? ये 3 अणु आपस में जुड़कर बेंजीन का निर्माण करते हैं, C6H6। ये भी एक अभिक्रिया कौन सी है? बहुलीकरण अभिक्रिया है, कि एक ही यौगिक एसिटिलीन के 3 अणु आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? बेंजीन का निर्माण करते हैं। तो ये 2 उदाहरण हैं बहुलीकरण के। बहुलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आ गया? जब एक ही यौगिक के बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े यानी विशाल अणु का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो बहुलक कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। एक के लिए मोनो का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं, 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत के लिए, बहुत सारे के लिए पॉली शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हो गए मतलब पॉलीएथिलीन हो गए। पॉलीएथिलीन मतलब बहुत सारे एथिलीन। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया जो कि आपकी फेवरेट हो गई होगी, इतनी बार हम बता चुके हैं, एसिटिक एसिड में भी वो अभिक्रिया आई, एथिल एल्कोहल में भी आई, और दोनों को शुरू करने से पहले भी हमने आपको बताया था, नाम है एस्टरीकरण। अभिक्रिया का नाम, ये तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुलीकरण से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, ठीक, ये अभिक्रिया बहुलीकरण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एस्टरीकरण याद आ गया होगा सबको। 2 यौगिक आपके हैं कार्बनिक में, एक है एथिल एल्कोहल और एक है एसिटिक अम्ल। इन दोनों को आपस में मिलाना है, बस ये अभिक्रिया हो जाएगी। याद आया? एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल 2 कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक में, इन दोनों को आपस में मिला दो। किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, बस काम आपका हो गया। तो ये अभिक्रिया बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी अभिक्रिया? एथिल अल्कोहल की। एथिल, कोई भी नाम आप पहले लिख सकते हो क्योंकि दोनों को मिलाना है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे? एसिटिक अम्ल से कराने पर, लेकिन किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे कराने पर? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल से कराने पर।
कराने पर क्या बनता है? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बनता है, यानी ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर, एथिल एसीटेट, इसको लिख लो ईस्टर। ये कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें रहेगा? ईस्टर बनता है। और यही अभिक्रिया बनता है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टरीकरण कहलाती है। बहुत आसान, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण, एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, इन दोनों को आपस में मिलाना है। किसकी उपस्थिति में मिलाना है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाना है। मिलाएं? CH3 COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। किससे करानी है? एथिल अल्कोहल से करानी है। प्लस C2H5OH, किसकी उपस्थिति में? यह एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? CH3, देखो यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक, और ये OH निकलेगा, तो बचेगा CH3 COO, और ये C2H5 जुड़ जाएगा इससे, ये हो गया एथिल एसीटेट। नाम समझ में आया? अगर यहीं पर Na लगा हो तो इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। यहां पे क्या लगा है? एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या बनेगा? CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ये H और OH मिलके बना लेंगे H2O। ये है एथिल एसीटेट। क्या बन गया? ईस्टर बन गया। देखो क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें? COO। कौन सा क्रियात्मक समूह है? COO, और COO का मतलब होता है ईस्टर, और ईस्टर का बनना ही ईस्टरीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और बहुत आसान है। इन दोनों को आपस में मिला देना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, बस। क्लियर? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे कराने पर? एसिटिक अम्ल से कराने पर एथिल एसीटेट यानी ईस्टर बनता है, और यही अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लिख भी सकते हो। समीकरण तो बहुत ही आसान है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, इसको आप फिर से हम बोल रहे हैं, कई बार बता चुके हैं। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत आसान है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराने पर एथिल एसीटेट बनता है, मतलब ईस्टर बनता है, और यही अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एकदम रट लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं।
हो गया। अब इसके बाद अगला कौन है, वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया भी देखो ये आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आने वाली क्लास में आपको मिलेगी ये इंटरमीडिएट में आपको ज़्यादा यूज इसका मिलेगा, ठीक। लेकिन पढ़ लेंगे यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। वुड्स अपक्रिया नंबर 5। वुड्स अपक्रिया ये हाई स्कूल में भले ही ना पूछी जाए, लेकिन इंटरमीडिएट में आपको जरूर मिलेगी। इसका यूज पहले बता दें आपको, यूज क्या है। इसकी सहायता से हम एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एल्केन। एल्केन मतलब जैसे एथेन, ब्यूटेन, इस टाइप के, मतलब जो एन यानी एल्केन परिवार के सदस्य हैं उनका निर्माण इस अपक्रिया के द्वारा होता है। कैसे होता है? इसके लिए आपको चाहिए एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब मान लो कोई एल्किल मूलक R है, ठीक, और हैलाइड में कोई है X। हैलाइड का मतलब हैलोजन तत्व। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा चमक ज़्यादा है यहाँ पे, इधर कर लेते हैं, ठीक। R X, R क्या है? एल्किल मूलक है, और X क्या है? कोई हैलोजन तत्व है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप का कोई है, ठीक। इसकी अभिक्रिया कराना है सोडियम से। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराना है, समझ में आ रहा है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से। अब इसके 2 अणु लेंगे और सोडियम के भी 2 अणु लेंगे, ठीक। ये हो गया 2Na, और इधर भी हम यही RX यहाँ भी लिखेंगे, तो इसको उल्टे क्रम में XR है तो वही ना। RX एल्किल हैलाइड है, एक और हमने ले लिया RX, लेकिन उल्टे क्रम में लिखा जिससे आपको समझ में आए। और इसकी अभिक्रिया करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब देखो क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये सोडियम से जुड़ जाएगा, 2NaX, 2 सोडियम और 2 X। X का मतलब यहाँ पर हैलोजन था, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई हो सकता है। और ये है एल्किल। एल्किल और एल्किल ये आपस में जुड़ जाएंगे, RR और प्लस 2NaX। यहाँ पे बन गया ये एल्किल और एल्किल मिलाएंगे तो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। अब देखो अब इसको लिखेंगे कैसे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड समझ में आ रहा है? एल्किल मूलक है और हैलाइड हैलोजन। अब अगर मान लो कोई उदाहरण देना चाहेंगे तो एल्किल की जगह पर मान लो हमने कर लिया CH3 यानी मेथिल हो गया, और हैलाइड में ले लिया क्लोरीन, तो उदाहरण में हम लिखेंगे मेथिल क्लोराइड। अभी इसका उदाहरण आपको बताएंगे। ये तो सामान्य रिएक्शन हो गई। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में किससे कराने पर? सोडियम से कराने पर। सोडियम से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स अपक्रिया कहलाती है। यानी इस अभिक्रिया से हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब एक उदाहरण इसका देखो। चलो एल्किल की जगह हमने ले लिया मेथिल।
CH3 और हैलाइड की जगह हमने ले लिया क्लोरीन। अभिक्रिया करा दी किससे? सोडियम से। इधर भी एक मेथिल क्लोराइड लेंगे, इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे जिससे समझ में आ जाए। कंडीशन वही। अब देखो ये जुड़ जाएगा आपस में, Na और Cl आपस में जुड़ गए तो बना लेगा NaCl। समझ में आ गया? देखो ये जुड़ा था NaCl और ये CH3 और CH3 आपस में जुड़ के बना लेंगे C2H6, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CH3 प्लस 2Na, ये बन गया एथेन। समझ में आया? एथेन बना। तो वुड्स अपक्रिया के द्वारा हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इसका थोड़ा और बड़ा करना चाहो तो हम क्या एथिल क्लोराइड ले लें, CH3 CH2 Cl, ठीक, CH3 CH2 Cl, ये एथिल क्लोराइड हो गया। इसकी भी अपक्रिया हम सोडियम से करा दें, इधर भी लिख लेंगे CH2 Cl पहले लिख लें इससे कि अभिक्रिया समझ में आ जाए। Cl CH2 CH3, वही कंडीशन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये फिर आपका NaCl बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बना लेंगे ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। अब क्या बन गया? ब्यूटेन। बनेगा एल्केन है ना? तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं? एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो लिखना क्या है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया वुड्स अपक्रिया कहलाती है। यह आपको 12th में मिलेगी अच्छे से, थोड़ा सा है 10th में भी, तो आप एक अच्छा सा उदाहरण को ये वाला याद कर लो कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम से कराने पर एथेन बनता है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि अगर पूछ लिया गया कि मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करोगे? तो मेथेन को सबसे पहले हम क्लोरीन से कराएंगे तो हमें मिलेगा मेथिल क्लोराइड। समझ में आया? प्रतिस्थापन अपक्रिया याद करिए, मेथेन की अपक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड मिलेगा। ठीक, और मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम से कराएंगे तो एथेन मिलेगा। मतलब मेथेन से एथेन प्राप्त करने में आपको ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 6, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ओजोनीकरण। ठीक, ओजोनीकरण क्या है? ओजोनीकरण हम कराएंगे ओजोन से अभिक्रिया। ओजोनीकरण ये भी बहुत बार पूछी गई है। ठीक, ओजोनीकरण है क्या? ओजोनीकरण कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है ओजोन से अभिक्रिया। ओजोनीकरण का मतलब ओजोन से अभिक्रिया, और ओजोन से अभिक्रिया कराएंगे किसकी? एथिलीन की अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, तो चलो पहले अभिक्रिया करा लें फिर इसमें लिखेंगे लैंग्वेज। एथिलीन की अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथिलीन। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? ओजोन से। ओजोन का सूत्र पता है? O3।
ठीक, तो क्या बनेगा, अब देखो बॉन्ड टूटेगा, एक जगह यहाँ खाली होगी, एक जगह यहाँ खाली होगी, तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक O यहाँ जुड़ेगा, एक O यहाँ जुड़ेगा और एक इन दोनों के बीच में जुड़ेगा। ये समझ में आया। एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है एथिलीन ओजोनाइड। क्या नाम है इसका, एथिलीन ओजोनाइड। एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर एथिलीन ओजोनाइड बनता है। अब इसमें क्या होगा, इसका अपचयन कराएंगे जल और जिंक पाउडर की उपस्थिति में। क्या कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे। ठीक, अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग, है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो इसका क्या कराना है, अपचयन कराना है। ठीक, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन एक इसका बाहर हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, C 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और ये यहाँ पर बचेगा HCHO यानी कि एल्डिहाइड 2HCHO एल्डिहाइड। देखो 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। समझ में आ गया। तो ये है ओजोनीकरण। अब इसको लिखेंगे कैसे, एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर एथिलीन ओजोनाइड बनता है। ठीक, जिसका जिंक पाउडर और जल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है और यही अभिक्रिया ओजोनीकरण कहलाती है। ठीक, बहुत सिंपल। एथिलीन की अभिक्रिया किससे कराना है, ओजोन से। एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर क्या बनता है, एथिलीन ओजोनाइड बनता है। एथिलीन ओजोनाइड याद करिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ओजोनाइड बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ओजोनाइड नहीं बनता है। तो ये ओजोनाइड कहाँ बनेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ये भी आप याद रखिए, ओजोन से कराने पर एथिलीन ओजोनाइड बनता है जिसका जिंक पाउडर की उपस्थिति में, जिंक पाउडर और जल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड यानी CHO एल्डिहाइड। यहाँ फार्मेल्डिहाइड बन रहा है ये। ठीक, कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है, फार्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता है, यही अभिक्रिया ओजोनीकरण कहलाती है। ठीक, एथिलीन ओजोनीकरण समझ में आया। एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर, एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर एथिलीन ओजोनाइड बनता है जिसका जिंक पाउडर और जल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर फार्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये फार्मेल्डिहाइड, इसको चाहो तो लिख लो, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड HCHO फार्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसेट एल्डिहाइड। क्लियर।
तो ओजोनीकरण में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर एथिलीन ओजोनाइड बनता है, तीनों ऑक्सीजन जुड़ गए। और इसका अपचयन करा लेंगे जिंक पाउडर और जल की उपस्थिति में। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन एक अलग हो जाएगा, तो हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। तो यहां क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक, चलो अब आपका ये भी हो गया। अब आते हैं साबुनीकरण, जो कि आप कल पढ़ चुके हो। समझ में आ रहा है सबको। अब आते हैं साबुनीकरण पे। साबुनीकरण अभी कल ही आपने पढ़ा है, तो आपको अच्छे से याद भी होगा। साबुनीकरण अगर नहीं पढ़ा है तो आज फिर से पढ़ लीजिए। साबुनीकरण का मतलब साबुन बनाना, साबुन बनाने की अभिक्रिया। साबुन बनाने की अभिक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। साबुन बनाने की अभिक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। ठीक, कैसे बनेगा? साबुन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो आपको वसा चाहिए। क्या चाहिए? वसा यानी कि तेल। और दूसरा आपको क्षार चाहिए, क्षार के रूप में या तो NaOH या तो KOH। ठीक, दो चीजें आपको मिलानी है और दोनों क्या कहलाती हैं? साबुन का कच्चा माल। और इन दोनों को जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लिसरीन बनेगा और साथ में साबुन बन जाएगा। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो जब किसकी अभिक्रिया? उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया, उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया यानी वसा की अभिक्रिया किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH या KOH। दो चीज ही तो आपको निकालनी है, एक तो वसा चाहिए यानी तेल चाहिए और दूसरा NaOH या KOH। तो जब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो उच्च वसीय अम्लों के उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या, अब ये डिपेंड करेगा कि आपने अभिक्रिया किससे करवाई है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराई है तो सोडियम लवण प्राप्त होगा। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई है तो पोटेशियम लवण प्राप्त होगा। जब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। जिन्हें साबुन कहते हैं, यही लवण साबुन कहलाते हैं, जिन्हें साबुन कहते हैं। और यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन बनाने की अभिक्रिया साबुनीकरण।
ठीक। अब देखो इसकी जो समीकरण वो क्या होगी, वसा का जो फार्मूला लिखेंगे हम लोग, CH2 CH CH2 COO C17H35, इससे भी जुड़ा होगा COO C17H35, इससे भी जुड़ा है COO C17H35। ये है वसा। ठीक, ये क्या है, वसा। वसा का आप ये अणुसूत्र याद कर लो, थोड़ा बड़ा है लेकिन एक बार आप इसको लिखोगे तो याद हो जाएगा। किससे अभिक्रिया करानी है, उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, इन दोनों में से किसी एक से करानी है। हम NaOH से करा रहे हैं। ठीक, NaOH, और NaOH के हमने 3 अणु ले लिए। ठीक, किससे करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनेगा, कल ही हमने आपको खूब अच्छे समझाया, अगर ना समझ में आया हो एक बार देख लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। साबुन की पूरी डिटेल कल की क्लास में हुई थी। तो यहाँ क्या होगा, ये OH, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, कल हमने आपको बताया था, याद होगा। CH2 के साथ OH आ गया, CH के साथ OH आ गया, और CH2 के साथ OH, ये है ग्लिसरॉल प्लस, अब जो बनेगा वो है साबुन। ठीक, C17H35 COO दिख रहा है, थोड़ा सा उधर हो गया है। C17H35 COO सोडियम स्टीयरेट, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, ये है साबुन। ये अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण। समझ में आया। जब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया NaOH या KOH से कराते हैं तो हमें सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, और इन्हीं लवण को हम कहते हैं साबुन, और ये अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक, वसा प्लस क्षार बराबर ग्लिसरॉल प्लस साबुन। ठीक, चलो ये भी समझ में आ गया। अब अगला कौन, हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म। अगली अब क्रिया है, ये हो गया साबुनीकरण। ठीक, नंबर 8 पे है हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म क्या है, हैलो मतलब हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इनके आगे लगा है फॉर्म, तो लगा दो इनके आगे फॉर्म। क्लोरीन के आगे लगा दोगे तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन के आगे फॉर्म लग जाएगा तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन के आगे फॉर्म लग जाएगा तो आयोडोफॉर्म। मतलब हैलोफॉर्म अभिक्रिया से हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। इस अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनका निर्माण कर सकते हैं। ठीक,
कैसे? अब देखो, अभिक्रिया है क्या? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करानी है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH, NaOH या KOH की उपस्थिति में किससे? हैलोजन से कराने पर। किससे कराने पर? हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH या KOH की उपस्थिति में हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे कराने पर क्या बनता है? हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक, यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? ये हम इससे पहले भी बता चुके हैं। चलो डायरेक्ट बनाते हैं। हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। ठीक, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमको क्लोरीन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। किसकी? एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से, और किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक, तो C2H5OH। ठीक, अभिक्रिया कराएंगे हम क्लोरीन से। तुमने ले लिया 4 क्लोरीन प्लस NaOH 6 NaOH। एथिल अल्कोहल किससे कराना है? क्लोरीन से, क्योंकि हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है। ब्रोमीन से कराएंगे ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन से कराएंगे आयोडोफॉर्म बनेगा। हमको क्लोरोफॉर्म चाहिए। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन से कराएंगे। ठीक, यहाँ हैलोजन लिखा है तो आप इनमें से किसी से करा सकते हो। क्लोरीन से कराओगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से कराओगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से कराओगे आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। तो आपको क्या चाहिए? क्लोरोफॉर्म। तो हम किससे कराएंगे? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? NaOH की। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र अभी भी हमने बनाया था, प्रतिस्थापन में याद आया, CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म। प्रतिस्थापन अपक्रिया में बना था। मीथेन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर जब तीसरी रिएक्शन बनी थी तो वहां CHCl3 बना था। यही क्लोरोफॉर्म है, यहां बनेगा CHCl3 प्लस HCOONA। अगर नहीं दिख रहा तो नीचे लिख दें, प्लस 5H2O प्लस 5NaCl। ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ठीक, समझ में आ गया? यही अभिक्रिया कहलाती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हैलोजन से कराने पर हैलोफॉर्म प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण अगर आप देना चाहो तो कह सकते हो कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया हैलोफॉर्म कहलाती है, क्योंकि इससे हैलोफॉर्म बनता है। चलो ये भी हो गया। अब कौन सी बची है? स्मिट अभिक्रिया।
9 नंबर पे है स्मिट, और इसके बाद फिर मार्कोनी का आपका नियम, और फिर ये आज की क्लास हो जाएगी समाप्त। स्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा प्रारंभिक एमीन बनता है। क्या बनता है? इसके द्वारा प्रारंभिक या प्राथमिक कह सकते हो, प्राथमिक एमीन, जैसे मेथिल एमीन, जैसे मेथिल एमीन, ये प्राप्त होगा। ठीक, किसकी अभिक्रिया कराएंगे? इसमें अभिक्रिया कराएंगे हम एसिटिक एसिड की हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराना है? हाइड्रोजोइक अम्ल से। ये थोड़ा सा कठिन, हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनेगा? मेथिल एमीन, मेथिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपको प्राथमिक एमीन बनाना है तो इसका यूज हम करेंगे। ठीक, किसकी अभिक्रिया? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल। किससे कराना है? हाइड्रोजोइक अम्ल से, N3H, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। क्या बनेगा? मेथिल एमीन, CH3NH2, यह है मेथिल एमीन, प्लस CO2 प्लस N2। ठीक, ये दो गैस, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होगी। बैलेंस कर लो, एक दो, दो कार्बन, दो कार्बन, ठीक, 3 और 1 4 और 1 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन बराबर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 नाइट्रोजन, 1 और 2 3 नाइट्रोजन। सही है, ये है स्मिट अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनता है, और यही अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ये थोड़ा सा कठिन नाम है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक, अब सबसे लास्ट में बचा है क्या? मार्कोनी-काफ का नियम, और ये नियम भी बहुत ज़रूरी है। चलो ये कर लें, बस आज की क्लास हो जाएगी समाप्त।
हो गया। अब आते हैं लास्ट में, बचा है मार्कोनी-काफ का नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम से क्या होगा अभी देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मार्कोनी काफ का नियम, ये कौन सा नियम है भाई? अब इस नियम को समझने से पहले हम एक अभिक्रिया लिखेंगे, तो आपको बताना है कि होगा क्या। चलो हमने एक ले लिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नाम इसका क्या है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो ये है प्रोपीन। ठीक, इसकी अभिक्रिया हमको कराना है HCl से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अब देखो, कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपको पता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक अभिक्रिया होती है। कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, जैसे मान लो यही है CH2। अभी इससे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया आपने देखी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किससे? हाइड्रोजन से। तो क्या हुआ था? एक बॉन्ड टूटा था, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह खाली होगी, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, है ना? योगात्मक अभिक्रिया। अब अगर मान लो ये प्रोडक्ट है आपका, मतलब ये यौगिक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इसमें टूटेगा। अब क्रिया करानी है HCl से। अब HCl में देखो, एक तो H हो गया, इनको अलग अलग अगर करोगे तो ये हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस, है ना? तो ये जुड़ने वाला जो है उसमें 2 पार्ट है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो H कहाँ जुड़ेगा? बॉन्ड टूटेगा ये वाला, ठीक, एक जगह यहाँ खाली होगी, एक जगह यहाँ खाली होगी। बात समझ में आ रही है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर योगात्मक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो जुड़ने वाला यौगिक है उसका कौन सा भाग किससे जुड़ेगा, यही बताता है मार्कोनी-काफ का नियम। अगर ये नियम आपको समझ में आ गया तो यहाँ जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, हम H भी यहाँ जोड़ सकते हैं, अगर हमें नियम ना पता हो तो ये H यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक, यहाँ पे Cl जोड़ देंगे, या फिर इसकी जगह पर यहाँ Cl जोड़ देंगे, इसकी जगह पर H जोड़ देंगे। अब इनमें से कौन जुड़ेगा ये बताएगा मार्कोनी-काफ का नियम। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जुड़ने वाले का धनात्मक भाग, जुड़ने वाले यौगिक का धनात्मक भाग सदैव उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक, तो ये नियम क्या है? पहले नियम लिख लें। किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में, की योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ने वाले, ये जुड़ने वाला है, जुड़ने वाले यौगिक का धनात्मक भाग, देखो नियम क्या कहता है ये समझो, जुड़ने वाले यौगिक का धनात्मक भाग सदैव उस कार्बन से जुड़ता है, सदैव उस कार्बन से जुड़ता है। किस कार्बन से? जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिसके पास
हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। बस अगर प्लस वाला पता चल जाएगा तो जो बचेगा माइनस वो दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक, ये है मार्कोनी-काफ का नियम। अब देखो इस नियम से जोड़ेंगे। इसे मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। ये नियम है। इसी नियम के अंतर्गत हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, H है प्लस और Cl है माइनस। अब ध्यान से देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड यहीं पर टूटेगा। इसके पास एक जगह खाली होगी, इसके पास एक जगह खाली होगी। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन है धनात्मक भाग, यानी प्लस वाला क्या है हाइड्रोजन, वो इन दोनों में से कौन से कार्बन से जुड़ेगा? जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास है। अब यहाँ ना चले आना कि इसके पास तो 3 है, सबसे ज़्यादा है, तो ये तो संतृप्त में आएगा इधर। इसके पास तो ये देखो चारों संयोजकताएं हैं। ठीक, इन दोनों असंतृप्त इनके के बीच में है ना डबल बॉन्ड, तो इन दोनों में किसके पास ज़्यादा? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से। तो क्लोरीन किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से। समझ में आ गया? तो काम ये हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास और क्लोरीन चलाएगा इसके पास। अब समझ में आया? तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ हो गया CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा क्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। ये है मार्कोनी-काफ का नियम। अगर ये नियम पता होगा तो आपको यह अभिक्रिया कराने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, क्या है मार्कोनी-काफ का नियम? किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ने वाले यौगिक का धनात्मक भाग सदैव उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। मतलब प्लस वाला उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और माइनस वाला भाग उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन प्लस है और क्लोरीन माइनस है, तो हाइड्रोजन चलाया इस कार्बन के पास, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन चलाया इस कार्बन के पास क्योंकि इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये सारी अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, बहुलीकरण, एस्टरीकरण, वुड्स अभिक्रिया, ओजोनीकरण, साबनीकरण, हेलोफॉर्म, स्मिट अभिक्रिया और लास्ट में मार्कोनी-काफ का नियम। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये सारी अभिक्रियाएं आपको लिखनी है एक अच्छे से पेज पर। यह आपका असाइनमेंट है। ठीक, या होमवर्क समझ लो। कितने लोग करेंगे ये आप चेक करना है। जितनी भी आपको बताई गई हैं ये सभी अभिक्रियाएं अपने मन से, कहीं देखना नहीं है, अपने मन से लिखना है। ठीक, समीकरण सहित। कर सकते हो ये काम। अगर आप करके देख लो, जितनी अभिक्रिया आज पढ़ी है, हेडिंग डालना योगात्मक अभिक्रिया, अपने मन से लिखना, फिर उसका एक उदाहरण। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपने मन से उसके बारे में लिखना, फिर उसका एक उदाहरण।
ये करके आपको ये 10 अच्छे से लिखना है और फिर कल हमें बताना है क्लास में कि कितने लोगों ने कर लिया था। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ये चैप्टर अब हो गया समाप्त, अब क्रियाएं सारी हो गई। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर के क्वेश्चन आपके OMR सीट पर पूछे जाएंगे, जो कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छोड़ने नहीं कहीं से, सॉलिड नंबर उससे मिलेंगे। तो बस आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यार टाइम ज़्यादा हो गया है। हमने सोचा कंप्लीट ही कर लिया जाए किसी तरह से, कल के लिए ना छोड़ें। ओके, चलो भाई, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, कल फिर मिलेंगे। ठीक, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।